हेलो एवरीवन। तो आज है संडे। आज जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम सीटेट से रिलेटेड एक टेस्ट देखेंगे, तो आज वही देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुझे एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ईवीएस। ठीक है, लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में? तो ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लाल चींटी की चटनी खाई जाती है। ठीक है, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? चाय, कॉफी, कहवा या इनमें से कोई नहीं? तो जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? कहवा कहा जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन आप मत देखिएगा, हिंदी देखिएगा। कहवा कहा जाता है। ठीक है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो कौन सा वो राज्यों का समूह है जिनकी किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है? तो वो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखते हुए चलिएगा। घटपर्णी शिकारी पौधा या जिसे पिक्चर प्लांट भी कहते हैं, जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का क्या नाम है? कहाँ पर पाया जाता है ये? नागालैंड में, मेघालय में, असम में या मिजोरम में? तो ये पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेता है। वह कौन सा ग्रुप है? बाज, कौवा, कबूतर, बाज, चील, गिद्ध, कबूतर, तोता, चील, कौवा, चील, बुलबुल? तो वो कौन सा ग्रुप है? वो है बाज, चील और गिद्ध जो है वो वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनना है। और ये मैंने अभी इस बार जो सैटरडे को क्लास ली है ईवीएस की, उसमें मैंने डिस्कस किया था। 4th क्लास की एनसीईआरटी से है ये खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, देखते हैं आपने कितने अच्छे से वो चैप्टर पढ़ा है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन सही है। वृक्ष रेगिस्तानी में पाया जाता है, जल की आवश्यकता ज़्यादा इसे नहीं होती है, और ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। ठीक है, अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलवायु गर्म और शुष्क है, नारियल का पेड़ पाया जाता है, दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है, पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है? तो देखिए, जलवायु गर्म और शुष्क है, ये बात तो सही है। ठीक है, अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है, ये भी बात सही है। पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है, ये भी बात सही है। लेकिन नारियल का पेड़ अबू धाबी में नहीं पाया जाता, इसलिए यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है? आम की, बबूल की, सिनकोना की या खेजड़ी की? कल हमने ये चैप्टर जब डिस्कस किया था तो मैंने ऑलरेडी बताया भी था कि खेजड़ी पौधे की जो लकड़ी है वो कीट से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेजड़ी। शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर या पिसीकल्चर? तो शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। और ये वाला चैप्टर भी मैंने डिस्कस किया था, इसमें मैंने बताया भी था कि जो मधुमक्खी पालन का सही समय होता है वो कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक का समय सही समय होता है। और लीची के फूलों में मधुमक्खी का पालन ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से या असम से? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? ये 4th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 1 का है और ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर कल ही ये डिस्कस कराया है। तो मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैलगाड़ी से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ट्रॉली का प्रयोग कहाँ होता है? लद्दाख में। और वल्लम क्या है? एक नाव है, एक लकड़ी से बनी छोटी नाव है, जिसका प्रयोग कहाँ होता है? केरल में होता है। झूम कृषि के अंतर्गत अनुसरण की गई पद्धति के बारे में सही कथन पर विचार करना है। फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ये बात तो सही है। जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता है और जला दिया जाता है, ये गलत है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, ये भी गलत है। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज की बुआई से पहले इसकी गहराई तक जुताई की जाती है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के कथनों पर विचार कीजिए। संबंध में नीचे दिया गया है। एक फसल काटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ दिया जाता है, ये सही है। खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला दिया जाता है, ये गलत है। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, ये बात सही है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इनमें से सही कथन है पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अल बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में सही कथन का विचार करना है। अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पहले किया था। अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पहले किया था, ये बात सही है। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब, ये भी बात सही है। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा एंड तीसरा। मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में किस चीज़ में अंतर है? देखिए, अध्ययन पद्धतियों में अंतर नहीं होता है, ठीक है, कार्य में भी अंतर नहीं होता है, क्षेत्र में अंतर होता है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में क्षेत्र में प्रमुख अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन किससे रिलेटेड होता है? उद्दीपन जब होता है तो ही तो प्रतिक्रिया होती है, तो उद्दीपन किससे संबंधित है? उद्दीपन प्रतिक्रिया से संबंधित है। ठीक है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। ठीक है। तो इसलिए शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ठीक है। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? किशोरावस्था। ठीक है। और ये किसने कहा है? ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था किसने कहा है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या आनुवंशिकता कहते हैं। देखो, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? देखो, बालक ही सर्वोपरि है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान का क्या केंद्र बिंदु हो जाएगा? बालक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो देखो, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, ये बात तो सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास क्रम से ही होता है, ये भी पता है। जैसे हमें पता है कि शैशवावस्था है तो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी। ठीक है। तो विकास निरंतर होता है, जी हाँ, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा राइट आंसर। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखो, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है शैशवावस्था में। ठीक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया नहीं होती शैशवावस्था में। ठीक है। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो शैशव काल की अवधि क्या मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि मानी जाती है। ठीक है। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। तो सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा है। केवल विषय वस्तु को याद करा देना प्रभावशाली माध्यम नहीं होगा। ठीक है। बिना विश्लेषण के अवलोकन भी प्रभावशाली माध्यम नहीं है। केवल नकल कराने से और दोहराने से क्या अधिगम प्रभावशाली हो जाएगा? जी नहीं, ये भी गलत है। तो सही क्या है? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना ही अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है। शर्मिंदगी हो तो क्या होता है? शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो देखो, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये बात पूरी तरह से सही है। ठीक है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है?
कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। तो सृजनात्मकता का संबंध देखो क्रिएटिविटी से होता है, यानी कि अपसारी चिंतन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि बच्चा क्या है, कई तरह से सीख सकता है, एक प्रॉब्लम का वो कई सॉल्यूशन निकाल लेता है, इसी को अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो अगर कोई स्टूडेंट है और अधिगम की कठिनाई से जूझ रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल तो करना चाहिए, ठीक है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बात सही है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन अगर जटिल संरचनाओं का ही हम प्रयोग करेंगे तो बच्चों की कठिनाइयों को दूर कैसे करेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यही अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ठीक है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। वेदिक मूर्त और अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो देखो जन्म से किशोरावस्था तक सांवेदिक मूर्त और अमूर्त विकास होता है। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन चालू होता है, बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन चालू होता है और शैशवावस्था में बच्चा संवेदों से सीखता है। मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब हम देखते हैं हिंदी। ठीक है। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो हिंदी भाषा का आकलन करना चाह रहे हैं हम, तो सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा होता है जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लिखने के संदर्भ में, उच्चारण के संदर्भ में, अवबोध के संबंध में या अनुतान के संदर्भ में। तो देखो अनुतान के विशिष्ट संदर्भ में क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है। लेखक खानपान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं। घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए सबसे प्रभावी है कि वो घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताए। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता या भाषा का सौंदर्य। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है, भाषा की जटिलता ही है। ठीक है। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण क्या है, बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, बच्चों के बौद्ध स्तर का आकलन करना, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तो दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका मतलब क्या हुआ, वो बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना चाहती है। ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर मुझे तो सी लग रहा है, लेकिन आंसर की में ए लिखा था। अब आप मुझे बताइएगा इसका आंसर ए होगा या सी होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है, व्यवसाय के लिए, भाषा के लिए, अस्मिता के लिए या व्यक्तित्व के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्मिता के लिए। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, सिलसिला, सीरत, सिमत या सिरजती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमत। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न समास, भिन्न भिन्न छंद, भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग या भिन्न भिन्न भाव भूमि। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था, तार्किक व्यवस्था, सरल व्यवस्था या जटिल व्यवस्था। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौन पठन, संवाद, अदायगी, उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा नाटक और एकांकी पढ़ने के दौरान, संवाद, अदायगी। ठीक है। क्योंकि नाटक में देखिए रोल प्ले किया जाता है, एक कैरेक्टर का रोल प्ले बच्चा कर रहा है, दूसरे कैरेक्टर का दूसरा कर रहा है, तो इसके लिए संवाद, अदायगी बहुत जरूरी है। ठीक है।
कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? रहस्य, रोमांच, पशु पक्षी, परी कथा या राजा रानी? तो कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन हो रहा है तो रहस्य रोमांच को अधिक महत्व देंगे। ठीक है। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है बातचीत, श्रुतलेख, प्रश्न निर्माण या अवलोकन? कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन के लिए सबसे कम प्रभावी हो जाएगा श्रुतलेख, यानी कि सुन करके लिखना। ठीक है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेशपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है कहानी, कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग या पाठ्य पुस्तक के अभ्यास? सबसे ज्यादा रोचक और सौदेशपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी हो जाएगा कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना। केवल देखकर लिखने से वो प्रभावी नहीं होगा, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखने से भी प्रभावी नहीं होगा, ना कि पाठ्य पुस्तक के अभ्यास से प्रभावी होगा। ठीक है। सबसे ज्यादा रोचक किसमें होगा? कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करके। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बच्चों को ठंडे पेय पीने के लिए प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है या बच्चे के लिए बहुत जटिल है? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग कराना, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो देखो, केवल हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना ही उद्देश्य नहीं है, ना कि अहिंदी साहित्यकारों से विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना भी नहीं है। व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग कराना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है। आज मैंने आपके साथ डिस्कस कराया है CDP, EVS एंड हिंदी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, इसी तरह का टेस्ट मैं लेकर आऊँगी। तो इससे पहले मिलेंगे हम कल CDP की क्लास है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। रोज़ आपको 11 बजे क्लास एक मिलेगी सीटेट से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।